चलिए बहुत अच्छी बात है। और हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं, बेहतरीन क्वेश्चन आपके हैं, याद रखिएगा। यहाँ पर दिया गया है पहला प्रश्न, जो कि यहाँ पर कंठोस्थ ध्वनि का उदाहरण है। बताइए भाई, कंठोस्थ ध्वनि, कंठ धन ओष्ठ, मतलब कंठ से वर्ण निकलता है और आपके ओष्ठ से। ओष्ठ वाले कौन होते हैं? ओष्ठ वाला को होता है पा से, मतलब आपका का से भी आपका मेल होगा और आपके किससे? आपके पा से भी मेल होगा। इन दोनों को मिलाने से बना कंठोस्थ। बताइए भाई कंठोस्थ कौन हो जाएगा? तो याद रखिए जो आपका अ बनता है, ठीक है, क्या बनता है? अ जो बनता है ये आपका होता है कंठोस्थ। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? यहाँ पर आपका ए हो जाएगा, कंठोस्थ हो जाएगा। क्लियर हो गया? क्लियर है, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है सा ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है? सा ध्वनि का उच्चारण स्थान यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? 3 नंबर। चलिए भाई, सा ध्वनि यहाँ पर दिया है मूर्धन, तालव्य, दंत और आपका ओष्ठ। भाई यहाँ पर आपका ऊस में तो दिया नहीं है, इसका मतलब है कि सा जो आपका आता है किस में आता है? आपके तालव्य में, है ना। तालु, तालु कहाँ पर होता है? यहाँ पर ऑप्शन आपका बी, तालव्य हो जाएगा। तालु मतलब क्या होते हैं? जिसमें से आपकी जीभ होती है, तालु की स्पर्श करती है, तालु को स्पर्श करती है चा वाले वर्ण में। तो याद रखिए चा वाले वर्ण में आपका कौन सा आता है? तो आपका ये भी आपका आता है, ठीक है। छोटी ई, बड़ी ए भी आपकी इसी में आती है, तो इस प्रकार से आपका बी हो जाएगा। अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से अर्धस्वर कौन सा है? अर्धस्वर कौन सा है? आज के सभी प्रश्न आपके बेहतरीन है, सभी प्रश्न नोट कर लीजिएगा। और यहाँ पर याद रखिए अर्धस्वर आपके कौन से हैं, मतलब ना ही स्वर में होंगे ना ही आपके व्यंजन में। ये आपका देखिए अर्धस्वर इन्हें कहा जाता है। तो अर्धस्वर आपके कौन से हो जाएंगे? यहाँ पर 5 का जवाब आपका बनेगा ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा ए नंबर। यहाँ पर आपका ये आपके कह सकते हैं ये स्वर नहीं होते हैं, ठीक है, पूर्णतः स्वर नहीं होते हैं, ये अर्ध होते हैं। तो आपके यहाँ पर कह सकते हैं जो आपका या है ये आपका कैसा है? तो आपका अर्धस्वर हो जाएगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट प्रश्न आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से अर्धस्वर कौन सा है? अर्धस्वर कौन सा है? आपने पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा है तो आज आप लोग पढ़ लेंगे। अर्धस्वर मतलब ये पूर्णतः स्वर नहीं होते हैं, ये आपके अर्धस्वर होते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पर पा गया, ये तो आपका नहीं है, यहाँ पर ऑप्शन आपका ए बनेगा। जो या है ये आपके अर्धस्वर में आता है, याद रखिए, ठीक है। अर्धस्वर होता है ऑप्शन आपका, जिसका भी जवाब ए आ रहा है बिल्कुल सही है, ठीक है। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? हमने आपको बताया था कि जीभ की आकृति के आधार पर आपके 3 प्रकार से होते हैं। कुछ शब्द आपके जीभ के पश्च भाग से आते हुए प्रतीत होते हैं, कुछ आपके बीच से, कुछ आपके यहाँ पर आगे भाग से, ठीक है ना। जब आप लोग दबी आवाज में बात करते हैं अर्थात कोई जैसे आपका ई शब्द होते हैं, ऐसे शब्द होते हैं ना, तो वो आपके अग्रभाग से होते हैं। जो आपका बीच में होता है न्यूट्रल अर्थात कह सकते हैं आपका ये छोटा आपका होता है, और जो पीछे वाले भाग से होते हैं कुछ वर्ण आपके यहाँ पर होते हैं। अब देख लीजिए इसमें पूछा गया पश्च स्वर, और पश्च स्वर की अगर बात करते हैं तो जवाब कहाँ पर जाएगा? सभी लोग जवाब दीजिएगा, सभी लोग जवाब दीजिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर जो बड़ा है, ठीक है, बड़ा जो आपका है ये आपका आया कहाँ से? आपके पश्च स्वर से आता है, जो बड़ा है आपका, ठीक है ना। ये नीचे वाले जो कंठ होती है ना, वहाँ से आता हुआ प्रतीत होता है, फोर्स आपको पीछे वाले पन में होता है, ठीक है, ए नंबर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कौन सा शब्द अमात्रिक है? सिंपल सी बात है, अमात्रिक मतलब कह सकते हैं मात्रा नहीं है किसमें, तो बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है। यहाँ पर देखिए कलरव जो लिखा है, कलरव बिल्कुल सही है, डी नंबर। कलरव जो आपका है ये आपका अमात्रिक है, क्योंकि इसमें कोई मात्रा आपकी नहीं लगी हुई है। क्लियर है? अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि कौन सा वर्ण अर्धस्वर कहलाता है? कौन सा वर्ण अर्धस्वर कहलाता है? यहाँ पर 16 नंबर का जवाब देना है। अर्धस्वर आपका कौन सा हो जाएगा? अभी इस प्रश्न का जवाब अभी हमने आपको बताया है इसी वीडियो में। इस प्रश्न का जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। अभी इसी वीडियो में हमने आपको बताया है, इस प्रश्न का आप जवाब लोग दीजिएगा। जो लोग ऑफलाइन वीडियो देखेंगे वो लोग भी दीजिए और आप लोग भी दीजिए, जिसका आ रहा है बिल्कुल सही है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ था? खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ था? यहाँ पर 20 का जवाब देना है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा प्रेम सागर, है ना। लल्लू लाल की जो आपके ना, लल्लू लाल प्रेम सागर, वही आपका है। तो यहाँ पर याद रखिए ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, प्रेम सागर, ठीक है। लल्लू लाल की आपकी है प्रेम सागर। तो 20 का जवाब कौन सा बनेगा? यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? देखो यहाँ पर बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि सर यहाँ पर 13 लगा दें या 11 लगा दें। हमने आपको बताया जब भी कुछ पूछे, कुछ भी पूछे, कुल पूछे, कुछ भी पूछे, आपको जवाब देना है डी वाला, है ना। इसमें आंसर आपको दिख गया है, यहाँ पर डी ही लगाना है, ठीक है। इसको मत लगाइएगा, कुछ भी पूछे आपको जवाब 11 ही देना है, ठीक है। अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि ओ कामा औ किस प्रकार के वर्ण है? ओ कामा औ किस प्रकार के वर्ण हैं? 30 नंबर आपको जवाब देना है। तो अभी हमने बताया था कि जो आपका क वर्ग होता है
और आपका कौन सा होता है, यहाँ पर आपका पा वर्ग होता है। दोनों वाले से निकल के आते हैं ना, कौन सा, यहाँ पर आपका होता है कंठोस्थ, है ना, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। यहाँ पर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, कंठोस्थ हो जाएगा, ठीक है ना। ओ और आपका आओ किससे हैं, आपके कंठोस्थ होते हैं, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी बनेगा। अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे पूछा गया है कि कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है, कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है। बताइए भाई, अल्प प्राण महाप्राण हमने आपको बताया है ना। अल्प प्राण होते हैं जो आपके विषम स्थान होते हैं, मतलब उनमें बहुत बोलने में बहुत ही कम कह सकते हैं कि प्रेशर के या ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अल्प प्राण, है ना। तो यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा 34 नंबर में, कौन सा हो जाएगा। सभी लोगों के जवाब आ रहे हैं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो ऑप्शन राइट है आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा आपका ता, है ना। विषम स्थान आप जानते हैं ना, 1 3 5 ये वाले जो स्थान में आपके वर्ण आते हैं, जैसे आपका होता है ना का होता है, फिर खा होगा, फिर आपका गा होगा, तो ये आपका विषम स्थान में आया, ये विषम स्थान में आएगा। अंग जो आपका आएगा वो विषम स्थान पे, जिसे ता वर्ग में आपका हो तो ये विषम स्थान में आ गया, ऑप्शन आपका बी बनेगा। क्लियर है। अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे पूछा गया है कि हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ कौन सी हैं, हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ कौन सी हैं। तो तालब मतलब तालु से लेने वाली, इजी क्वेश्चन था, आंसर भी आपको दिया गया है ना। यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाएगा चा छा जा झा, ये आपकी होती है तालब, ठीक है, इजी क्वेश्चन था और आंसर भी इसमें आपको दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर, चलिए कह रहा है निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन सी दंतोष्ठ है। दंतोष्ठ मतलब दांत से आता हो और ओठ से भी आएगा, है ना, ये दंत वाले वर्ण से भी आएगा और आपके ओठ से। अब आपको पता है ना, आपको पता है कि दांत दंतोष्ठ किसको बोलते हैं, जैसे आप बोलते हैं ता था, ता जब ता वर्ग होता है ना, तो जब ता वर्ग होता है तो इसमें जो जीभ होती है दांत किस उसको दांत किस स्पर्श करती है, तो ता आपका ये हो गया। ओष्ठ वाला आपको कौन होता है, पा होता है, अर्थात इन दोनों से मिलाकर आपके जो होता है, इन दोनों की स्वतंत्रियों से निकलने वाला जो वर्ण होता है वो आपका कौन सा होता है, तो ये होता है वा, ठीक है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। वा जो आपका है ये आपका दंतोष्ठ में होता है, ऑप्शन आपका सी क्लियर हो जाएगा, जिसका भी जवाब सी आ रहा है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है हिंदी की सा ध्वनि है, हिंदी की सा ध्वनि है वो आपकी कौन सी है। इस प्रश्न को देखो आपने बताया था, इसी वीडियो में हमने बताया है, रिपीट क्वेश्चन हुआ है लेकिन आपको याद हो गया होगा। रिपीट क्वेश्चन आपको हमेशा याद हो जाता है, यहाँ पर आपके रख भी लिए गए हैं। यहाँ पर देखो सा ध्वनि आपकी किस में हो जाएगी, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर तालव्य में, बताया था ना, अभी हमने बताया था तालव्य में आपको होता है जो आपका चा वर्ण होता है, वर्ण चा छा जा झा, है ना। साथ में आपको कौन सा होता है, आपका जो आपका ये होता है और आपका छोटी वगैरह जो होती हैं ये सभी आपकी तालव्य में होती हैं। क्लियर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर संयुक्त को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी है। थोड़ा सा टफ हो सकता है लेकिन बहुत ही अच्छा प्रश्न आपका है। संयुक्त को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी है, संयुक्त को छोड़कर। अब आपके दिमाग में आ रहा है कि भैया हमने व्यंजन में पढ़ा है कि जो संयुक्त व्यंजन होते हैं 4 होते हैं, छत्र ज्ञ और परिश्रम वाला सा, वो तो बात सही है, उसके हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन भी नहीं मिलेंगे। लेकिन हमने ये भी बताया है कि जो स्वर होते हैं, स्वर में भी 4 प्रकार के संयुक्त स्वर होते हैं, तो 4 4 8, है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर आप 44 में 8 जोड़ेंगे तो आपको 52 हो जाएगा। इसका मतलब कह सकते हैं कि संयुक्त जो आपके हैं दोनों, मतलब आपके व्यंजन में भी 4 होते हैं और आपके कह सकते हैं स्वर में भी 4 होते हैं ना, जो मिला के बनते हैं, बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसका जवाब आपका हो जाएगा 44। समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है ए कामा ए वर्ण क्या कहलाते हैं। ए क्या वर्ण है, ये आपके होते क्या हैं, ऐसे वर्ण जो आपके होते कौन से होते हैं। तो देखिए ये आपका निकलता है कंठ से, ठीक है, और आपको होता है तालु से, मतलब ये भी आपके हो जाएंगे कंठ तालव्य हो जाएंगे। मतलब यहाँ पर का वर्ग आपका होता है, ठीक है ना, का वर्ग में आपका छोटा और बड़ा आपके होते हैं ना, होता है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर चा वाला होता है, चा में आपका छोटी होती है, बड़ी होती है। हमने आपको बताया था जब इसको मिलाओ तो आपका ए बनता है ना, फिर इसके बाद आपका आई बनता है, इनिस्ट मिलता है ना, इस कारण से कंठ और आपके कौन सा बना, तो तालव्य। इस प्रकार से इसका निर्माण होता है कि इन दोनों से, इन जो आपकी इन व्यंजन को मिलाने से होता है। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर वर्गीय ध्वनियाँ कितनी हैं। चलिए थोड़ा सा टफ हो सकता है लेकिन अगर आपने ध्यान से कभी पढ़ा हो तो आप जरूर जवाब दे सकते हैं। इसको भी हमने बताया, ऐसा नहीं कि हमने बताया नहीं है, आपने अगर बेसिक वाला वीडियो देखा है तो क्लियर हो जाएगा। देखो वर्गीय व्यंजन या इन्हें बोलते हैं स्पर्श, है ना, वर्गीय व्यंजन या इन्हें स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। और हमने बताया था का से शुरू होता है, माँ तक जाएंगे तो आपके 25 वर्ण आपके हो जाएंगे। कुल मिला के जवाब कहाँ पर आएगा, ए नंबर, जिसका भी जवाब आ रहा है बिल्कुल क्लियर है। आज के प्रश्न आपके दमदार हैं, है ना, थोड़ा कंफ्यूज करने वाले भी हैं, लेकिन यही प्रश्न आपके कह सकते हैं बार बार क्वेश्चन रिपीट करेंगे तो याद हो जाएंगे, और कह सकते हैं ये प्रश्न आपके होते हैं बहुत ही अच्छे होते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो ये भी आंसर आपको दिया है कंठोष्ठ, क्योंकि यहाँ पर अ को हमने बता दिया था इसलिए आंसर भी आपको मिल चुका है, कंठोष्ठ हो जाएगा। रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका जवाब बिल्कुल हो जाएगा क्योंकि इजी हो गया। जब रिपीटेड क्वेश्चन है तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है,
कह रहा आपसे यहाँ पर कि हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ हैं, हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ कौन है, मतलब तालु से निकलने वाली, तालु से निकलने वाली की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर तालु में कौन निकलती हैं, तो चा छा जा झा, कौन सा बनेंगे, यही तो बनेगा कि और कोई बनेगा, नहीं बनेगा। चा छा जा इया है ना, इया मतलब आपको होता है इस प्रकार से लिख दिया है, चा छा जा, वैसे यहाँ पर झा दिया होना चाहिए ना, झा आपका होता है, तो ये आपका हो जाएगा। सिंपल सी बात है, थोड़ी सी त्रुटि हो जाती है तो यहाँ पर ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर हिंदी की स्पर्श कामा घोष कामा महाप्राण कामा दंत कामा व्यंजन, मतलब ऐसा कोई वर्ण ढूंढिए जो ये सभी रूल फॉलो करता है, मतलब स्पर्श में भी आ जाए, घोष में भी आ जाए, महाप्राण भी हो, दंत भी हो, है ना। कौन सा बनेगा भाई, ऐसा वर्ण कौन सा है जो ऐसा काम कर जाएगा, ऐसा कौन सा हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर एक चीज़ आपको मिल रहा है दंत, दंत वाले से आप थोड़ा सा यहाँ पर पा फा बा भा भा, देखिए यहाँ पर भा भट्ठी वाला तो आपका होता है ओष्ठ में होता है, ये तो मूर्धा में होता है, ये आपका कैसे संघर्ष में होता है। इसका मतलब कह सकते हैं यहाँ पर जो आपका था है, था ये आपको सब पूरा हो जाएगा, ये आपका घोष भी होगा, महाप्राण भी होगा, है ना, और आपका दंत भी होगा। तो ऑप्शन राइट आपका 72 का कौन सा बनेगा, यहाँ पर आपका सी बन जाएगा। क्लियर हो गया। अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन सी ध्वनि दंतोष्ठ है, कौन सी ध्वनि दंतोष्ठ है। 76 नंबर जवाब दीजिएगा, दंतोष्ठ, दंतोष्ठ आपकी कौन सी है। यहाँ पर दांत और ओष्ठ, देखिए दांत और ओष्ठ मतलब कह सकते हैं कि दांत मतलब ता वाला आपका हो गया, है ना, ओष्ठ मतलब आपका पा हो गया, तो दंत और ओष्ठ वाला जो आपका वर्ण बनता है वो आपकी कौन सी बनती है। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, जवाब आप आसानी से दे सकते हैं। तो फा तो हो नहीं सकता, मा नहीं हो सकता, इसका मतलब जो आपका जवाब है डी, ये जो आपका आता है किस में आता है, आपके दंतोष्ठ होता है, मतलब ता वाले वर्ग में और पा वाले, दोनों से मिलकर इनका निर्माण हुआ है। इस कारण से ऑप्शन कौन हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा। निर्माण मतलब समझ रहे हो ना, कैसे बोलो कि इनसे से मतलब जो निकलता है, वर्ण जो निकलते हैं इनमें सहारा लिया जाता है किसका, दंत वाले वर्ग से और आपका ओष्ठ वाले से, है ना। इस प्रकार से इनको दंतोष्ठ हो गया। समझ में आ गया ना, चलिए बहुत अच्छे। अगले प्रश्न, आप लोग इतना समझदार हो गए कि ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ती है। चलिए आप बताइए, आ जो स्वर है ये किस प्रकार का स्वर है, आ स्वर जो आपका है ये किस प्रकार का स्वर है, आ स्वर किस प्रकार का स्वर है। चलिए तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 80 नंबर में, 80 नंबर में आपका कौन सा हो जाएगा भाई, 80 नंबर आपका हो जाएगा विब्रत स्वर। ठीक है, विब्रत स्वर हो जाएगा, विब्रत। ठीक है, 80 का जवाब कौन बनेगा, ए नंबर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसको समष्टि रूप में भाषा कहते हैं, और भाषा यह परिभाषा किसकी है। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इसलिए आंसर भी आपको दिख रहा है यहाँ पर, इसका स्क्रीनशॉट लेना है क्योंकि एक परिभाषा है और परिभाषा आपको रटा होना चाहिए ना, तो इस कारण से आपको आंसर भी दे दिया है हमने, ताकि स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और इसको याद कर लीजिए, कभी भी आपको रहेगा तो याद रहेगा, है ना। तो जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसको समष्टि रूप में भाषा कहते हैं। भाषा की यह परिभाषा जो आपकी दी गई है, ये जो परिभाषा दी गई है वो किसने दिया है, तो डॉक्टर बाबूराम सक्सेना ने दिया है। तो इसको डायरेक्ट आंसर सहित आपको स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना है, कभी आप आंसर देखेंगे तो आपको एक प्रश्न का आंसर भी साथ में रहेगा। क्लियर हो गया। चलिए अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है अयोग्यवाह कहा जाता है, अयोग्यवाह जो कहा जाता है किसे कहा जाता है, 84 नंबर अयोग्यवाह, अयोग्यवाह। चलिए बहुत अच्छे, यहाँ पर अयोग्यवाह जो होते हैं हमने बताया था विसर्ग वाले, है ना, विसर्ग वाले तो होते हैं ना, अंक और आह जो होते हैं वही तो होते हैं ना, तो विसर्ग आपका हो जाएगा ए नंबर, यहाँ पर विसर्ग हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया, है ना। ये हिंदी दिवस जो आपका है नॉर्मल से आपके भारत में हिंदी दिवस 14 सितंबर होता है, लेकिन विश्व हिंदी दिवस जो कि आपको पता है 10 जनवरी को होता है ना। तो यहाँ पर याद रखिए हिंदी को जो राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था ये कब लिया गया था, यहाँ पर 85 का ऑप्शन कौन सा बनेगा, सी नंबर, है ना। तो हमने 14 सितंबर तो जवाब देना है, लेकिन यहाँ पर 1949 को लगाना है, ना कि 50 को लगाना है, इसका जवाब का सी हो जाएगा। क्लियर है। अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक कौन है, परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक कौन है, परीक्षा गुरु, है ना। इसके जो आपके हैं लाला श्रीनिवास दास, आपका जवाब आपका आएगा ऑप्शन बी बनेगा, लाला श्रीनिवास दास, ऑप्शन आपका डी, सॉरी ऑप्शन आपका बी। ठीक है, बी आपका हो जाएगा, यहाँ पर बी वाला है ये जो हम घेरा लगा रहे हैं। ठीक है, हाँ। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे हिंदी का पहला उपन्यास माना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे हिंदी का पहला उपन्यास माना है, पहला उपन्यास जो माना है किसे माना है,
किसे माना है? तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल सही है। जो हमने इसके पहले प्रश्न पढ़ाया है, दोनों ही प्रश्न आपके यहाँ पर महत्वपूर्ण है। तो परीक्षा गुरु को, ठीक है, परीक्षा गुरु को माना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है, पहला उपन्यास माना है। और इसका वीडियो भी हमने आपको डाल दिया है कि हिंदी का पहला उपन्यास क्या है, हिंदी की पहली कहानी क्या है, प्रथम महाकाव्य क्या है, इसको हमने बता दिया। एक वीडियो पड़ा होगा, उसको देख लीजिएगा या सर्च कर लीजिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर कह सकते हैं, देखो अब आपका दूसरा टॉपिक आ गया है यहाँ पर सामान्य जानकारी, है ना। और हमने बताया कि दोनों ही चीज़ आपको एक ही में सॉल्व करा दिया करेंगे, थोड़ा सा आनंद भी आ जाएगा। दोनों का आपको कह सकते हैं मिर्ची जो होता है ना, मिर्ची मतलब आपको दाल और चटनी दोनों चीज़ मिल जाएगा, हिंदी और जीके दोनों साथ में हो जाया करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो थोड़ा लेखपाल का कह सकते हैं जीके के लिए हिसाब से लिया है इसमें, है ना। दोनों काम हो जाएगा, जीके भी कंप्लीट होगी और आपकी हिंदी भी कंप्लीट होगी, और साथ में कह सकते हैं यहाँ पर ग्रामीण परिवेश के भी क्वेश्चन आपके टाइप के मिल जाएंगे, ठीक है। देखिए राजस्व विभाग में राजस्व सचिव शाखा के अंतर्गत कुल कितने विभागाध्यक्ष हैं? ये क्वेश्चन आपका रिलेटेड शायद आपके जेल वार्डन से संबंधित एक अभी आया था एग्जाम में इसी प्रकार का, कि राजस्व विभाग में राजस्व सचिव शाखा के अंतर्गत कुल कितने विभागाध्यक्ष होते हैं? यहाँ पर बताइए 101 का जवाब क्या बनेगा भाई? 101 का जवाब यहाँ पर आपका क्या बनेगा? 101 का जवाब आपसे पूछा गया है, 101 का जवाब। चलिए यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी, 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। यहाँ पर आपका जवाब आपका बनेगा कौन सा? यहाँ पर सी बनेगा 5, जिसे आपका राजस्व परिषद हो गया, ठीक है, राजस्व परिषद हो गया। फिर आपका चकबंदी आयुक्त होता है, फिर राहत आयुक्त होता है, फिर निदेशक होता है जो भूमि अध्यक्ष जो उत्तर प्रदेश के हैं, है ना, और प्रमुख संपादक जो आपके जिला गजेटियर बोला जाता है। तो इस प्रकार से 5 होते हैं। अगला दिया है चकबंदी संबंधी कार्य राजस्व परिषद के किस अनुभाग द्वारा किया जाता है? चकबंदी संबंधी कार्य जो भी होता है वो राजस्व परिषद के किस अनुभाग द्वारा किया जाता है? अनुभाग जो आपको बांटा गया है वो आपके अनुभाग नंबर आपके 8 में, ठीक है, अनुभाग जो आपका 8 है, ऑप्शन आपका बी। यहाँ पर ऑप्शन आपका बी बनेगा, अनुभाग जो राजस्व अनुभाग है 8 द्वारा चकबंदी से संबंधित कार्य किए जाते हैं, ठीक है। जितने भी आपके कार्य होंगे अनुभाग आपके 8 के अंतर्गत आते हैं, चकबंदी वाले। अगला आपसे पूछा गया है कृषि दुर्घटना बीमा योजना का संचालन कब से हो रहा है? कृषि दुर्घटना बीमा, है ना, तो कृषि दुर्घटना बीमा जो संचालन हो रहा है वो 5 अक्टूबर 2004 से, 5 अक्टूबर 2004 से। कौन सा ऑप्शन? बी नंबर, बिल्कुल सही है, ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, 5 अक्टूबर 2004 से हो रहा है, ठीक है। क्लियर है? मतलब जिनकी उम्र होगी 12 से 70 वर्ष उन्हीं को होगा, ठीक है। 12 से 70 वर्ष के अगर होते हैं तो उनके नाम आपके होते हैं, जैसे खतौनी है, खातेदार होते हैं ना, तो उन्हीं के हिसाब से इनको मिलेगा, सबको नहीं मिलने लगेगा, ठीक है। अगला आपसे पूछा गया है चकों के लिए नाली एवं मरण की व्यवस्था कौन करता है? चकों के लिए नाली एवं मरण। आप देखते हैं कि मान लो अगर 2 खेत हैं, है ना, 2 खेत हैं भैया, अब इस पड़ोसी की भी खेत है, इनका भी खेत है, अब उसमें नाली से पानी ले जाना है दूसरे वाले खेत में, तो उसके लिए जैसे आपकी होते हैं नाली वगैरह, इनमें से की जो व्यवस्था करता है ये कौन करता है? कौन करेगा? तो भैया कौन करेगा? चकबंदी तो करेगा ना, चकबंदी के अकॉर्डिंग वो जगह निकाल दी जाएगी, ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा? बी हो जाएगा। अगला पूछा गया है कि जनपद स्तर पर चकबंदी का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? ये दिया गया है जनपद स्तर पर, ठीक है, जनपद स्तर पर। और जनपद स्तर पर आपका होता है वो आपका होता है उप संचालक, जो कि जिला उप संचालक चकबंदी, ठीक है, जिला उप संचालक चकबंदी। 105 का ऑप्शन आपका ए बनेगा, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न का आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम कब बना था? ये प्रश्न हमने आपको ग्रामीण परिवेश में कवर करा दिया है ना। चलिए तो उत्तर प्रदेश में भू राजस्व अधिनियम कब बना था? यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका 106 का जवाब आपका बनेगा। यहाँ पर आपका कौन सा? 1901 में बना था, ठीक है, 1901 में बना था, ठीक है ना। और यहाँ पर जो कह सकते हैं कि प्रत्येक इलाके में जो आप पटवार होता है तो लेखपाल की नियुक्ति आपकी इन्हीं के आपके होते हैं। ऑप्शन अगला पूछा गया है कि पशुओं के संक्रामक रोग के फैलने पर लेखपाल किसे रिपोर्ट करेगा? देखिए अगर पशुओं में अगर संक्रामक रोग फैल रहा है तो इसके लिए एक रिपोर्ट तैयार किया जाता है। रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करेगा? रिपोर्ट करेगा तो ये रिपोर्ट जो करता है वो करता है पशु चिकित्सा विभाग को, वही तो करेगा, दूसरे को थोड़ा मतलब कर देंगे, तो पशु चिकित्सा विभाग को ही किया जाएगा। ऑप्शन आपका सी बनेगा। अगला आपसे पूछा गया है लेखपाल द्वारा 10 अगस्त से प्रारंभ की जाने वाली खेतों की पड़ताल को क्या कहते हैं? देखो 10 अगस्त से प्रारंभ की जाती है खेतों की पड़ताल, और इसे जो कहा जाता है वो कौन होता है? अब आपको बताना है 10 अगस्त के समय आपकी कौन सी होगी, कौन सा सीजन चल रहा होगा? तो खरीफ की फसल होगी ना, तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका कौन सा बनेगा? ऑप्शन आपका बी बनेगा,
क्लियर है ना, क्लियर है ना। देखो लेखपाल जो होता है वर्ष में 3 बार खेतों का निरीक्षण करता है, ठीक है, 3 बार करता है, ठीक है। और 10 अगस्त वाली जो होगी वो आपकी कौन हो जाएगी, खरीफ हो जाएगी, ठीक है। और 3 फसलें आपकी नॉर्मल सी होती हैं, खरीफ होती, रबी होती, जायद होती है, इससे आपको याद भी रहेगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि लेखपाल द्वारा गाँव का वर्ष में 3 बार खेत का दौरा करना कहाँ वर्णित है। मतलब कह सकते हैं कि 3 बार गांव का जो हर वर्ष में 3 बार, मतलब 3 बार तो किया जाता है। ये जो आपको वर्णित है इसको कहाँ वर्णित किया गया है, तो आपका कह सकते हैं एक जो पैराग्राफ आपका जो 55 नंबर है, ठीक है, पैराग्राफ का 55, ठीक है ना, इसमें से है कि खसरा सजरा को अनुरक्षित करने के लिए लेखपाल अपने हलके के प्रत्येक गांव का वर्ष में 3 बार आपका खेत में दौरा करता है, ठीक है, हमने बताया भी आपको है। अगला है नक्शा के संबंध में सत्य है। नक्शा के संबंध में सत्य क्या है, तो देखो प्रत्येक गांव का एक नक्शा होता है, प्रत्येक गांव की चौहद्दी होती है, नक्शे पर प्रत्येक खेत की चौहद्दी भी होती है, मतलब उपयुक्त सभी आपके सत्य हैं, ऑप्शन आपका डी बनेगा। अगला दिया गया है कह रहा आपसे यहाँ पर रसायनों का एक समूह है जो कोशिका विभाजन और पौधे के गठन को प्रभावित करते हैं। तो कोशिका विभाजन और पौधे के गठन को जो प्रभावित करते हैं वो कौन करते हैं, ये समूह जो आपके होते हैं इनको हम बोलते हैं ऑप्शन ए, इन्हें बोलते हैं साइटोकाइनेसिस, ठीक है, क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस, या इन्हें बोल देते हैं सीके रसायन, ठीक है, सीके रसायन जो कोशिका विभाजन और जो अंकुर निर्माण होते हैं ना उनको प्रभावित कर देते हैं, ठीक है, जैसे अंकुर निकलता है और उस खराब हो जाते हैं, है ना, वही आपका होता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है फेफड़े के प्रारंभिक अंग कौन है। फेफड़े के प्रारंभिक अंग हैं, क्या है भाई, तो फेफड़े मतलब कह सकते हैं श्वसन, प्रारंभिक क्रिया आपकी मेन पॉइंट क्या होगा, फेफड़े श्वसन के प्रारंभिक अंग है, ठीक है। मेन काम तो पहले कहाँ से होता है, श्वसन आपका होता है ना, पाचन वगैरह तो बाद में होती है, बिजली की श्वसन नहीं होगा तो फेफड़ा किस काम का, इस कारण से यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा डी, है ना, क्लियर है। देखो फेफड़े मनुष्य और जंतुओं में भी होते हैं, है ना, जिनमें थोड़े से मछली कुछ घोंगे इनमें भी सबके होते हैं, ऐसा नहीं कोई ना हो, सब में आपको मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है ऑक्सीजन की खोज किसने की। ऑक्सीजन की खोज किसने की, तो देखो भाई आपने पढ़ा होगा जोसेफ प्रिस्टले, है ना, जोसेफ प्रिस्टले को ही जाता है श्रेय जाता है, जो कि 1774 में, ठीक है, 1774 में, लेकिन उसके पहले 1772 में कार्ल सीले ने कर दिया था। तो जब भी ऑप्शन आपको दिया हो तो ऑप्शन के अनुसार आपको लगाना है, यहाँ पर कार्ल सीले 1772 में ही कर दिए थे, लेकिन श्रेय जो दिया जाता है पूर्णतः वो आपके प्रिस्टले को दिया जाता है, जोसेफ प्रिस्टले, उन्होंने 1774 में स्वतंत्र रूप से ऑक्सीजन की खोज की थी। ये जो आपके थे 2-3 लोगों ने मिलकर किया था, लेकिन स्वतंत्र रूप से अकेले जो किया था वो आपके स्वतंत्र रूप से आपके प्रिस्टले ने ही किया था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न का आते हैं, प्रश्न आपसे अगले हैं किसी परमाणु के उच्चतम ऊर्जा स्तर में स्थित इलेक्ट्रॉनों को कहा जाता है। किसी परमाणु के उच्चतम ऊर्जा स्तर में स्थित इलेक्ट्रॉनों को क्या कहते हैं, तो उच्चतम ऊर्जा स्तर में जो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं इन इलेक्ट्रॉन को जो बोलते हैं वो बोलते हैं संयोजकता इलेक्ट्रॉन्स, क्या बोलते हैं, संयोजकता इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, ऑप्शन आपका सी बनेगा। अगला पूछा गया है एक जीवी के बराबर कितने केवी होता है, भैया जीवी, है ना, जीवी, बताइए भाई, केवी आपको दिया है, केवी, अब इनको बराबर करना है, यहाँ पर 1 GB है, अब 1 KB, तो आपके पास नेट है, डाटा पैक होता है, तो आप लोग भैया जो लोगों के पास वाईफाई है तो वो तो नहीं जोड़ते हैं, लेकिन जिनके पास एक दिन में 1 GB मिलता है, 1.5 GB मिलता है, तो वो लोग कहते हैं इतना यूज हो गया अब इतना बचा है ना, ये तो बोलते हैं ना, मतलब कह सकते हैं कि आपका मिलता कितना है 1024 × 1024, इतना आपको मिलता है KB, है ना, तो ऑप्शन आपका 15 का बनेगा, सी नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला है वह रानी जिसका उपन्यास बल्डी मैरी था, वह रानी जिसका उपन्यास बल्डी मैरी था, बल्डी मैरी, यहाँ पर ऑप्शन आपका बनेगा मैरी प्रथम, कौन थी भाई, तो आपकी रानी थी कौन, मैरी प्रथम थी, 16 का ऑप्शन आपका बनेगा, यहाँ पर आपका 3rd नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है। और 1 जुलाई 1553 से नवंबर 1553 तक इंग्लैंड के आयरलैंड की रानी थी, ठीक है, इंग्लैंड और आयरलैंड, मतलब कह सकते हैं इंग्लैंड की भी थी और आयरलैंड दोनों जगह की आपकी रानी थी, जो कि आपके 1553 से लेके 1558 तक आपकी रही थी, ठीक है। और अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे निम्नलिखित में से किस राज्य में मैंग्रोव वन का सबसे अधिक क्षेत्र है।
हमने कई बार आपको बताया, तो मैंग्रोव वन जो आपके होते हैं दलदली क्षेत्र में होते हैं। अब आप बताइए दलदली क्षेत्र कहाँ मिलेगा? इन 4 राजस्थान में ज़्यादा से ज़्यादा दलदली स्थान आपको कहाँ पर होगा? ज़्यादा से ज़्यादा दलदली स्थान कहाँ पर होगा? तो ये आपको मिलेगा पश्चिम बंगाल में, जैसे सुंदरवन का डेल्टा वगैरह है ना, तो पश्चिम बंगाल क्षेत्र में दलदली मिलेगा। क्यों? क्योंकि पानी जब भरा ही रहेगा, पानी जब भरा रहेगा तो उसमें से काई लग जाती है नीचे, तो ज़्यादा से ज़्यादा जब होता है तो उन्हें बोलते हैं पश्चिम बंगाल में। क्लियर हो गया? चलिए अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है कि किस राज्य में मानस टाइगर रिजर्व है? किस राज्य में मानस टाइगर रिजर्व है? कहाँ पर है मानस? ये आपको पड़ता है मानस आपके असम में। कहाँ पड़ता है भाई? असम में। ऑप्शन आपका सी असम हो जाएगा भाई, असम हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम क्या है? अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम क्या था? प्रथम व्यक्ति आपके कौन थे? यहाँ पर बताइएगा। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम था मेजर यूरी गार्गिन, है ना। यहाँ पर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, मेजर यूरी गार्गिन, ये आपके प्रथम व्यक्ति थे, है ना। क्लियर है ना? कब गए थे? तो ये आपके थे, कह सकते हैं कि 12 अप्रैल 1961 को पृथ्वी की परिक्रमा पूरी की थी उन्होंने, ठीक है, उनके अंतरिक्ष में यान जो आपका थे उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि कौन सी उपभाषा राज्य के पश्चिमी भागों रोहेलखंड और ऊपर दोआब में बोली जाती है? देखिए रोहेलखंड वाला क्षेत्र है और आपका ऊपरी दोआब, यहाँ पर जो होती है कौन सी होती है? कौन सी हो जाएगी? तो यहाँ पर आपका खड़ी बोली होती है। कौन होती है? खड़ी बोली आपकी होती है, जैसे दिल्ली के आसपास की है ना, वहाँ पर वही वाला क्षेत्र आपका है, ठीक है। और अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि आपसे नूरजहां किस मुगल सम्राट की पत्नी थी? नूरजहां किस मुगल सम्राट की पत्नी थी? तो यहाँ पर आपका याद रखिएगा, नूरजहां किस मुगल सम्राट की थी भैया? नूरजहां, शाहजहां। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 124 का ऑप्शन आपका बनेगा, शाहजहां बनेगा या जहांगीर बनेगा? नहीं, हाँ बिल्कुल सही है, यहाँ पर आपका बनेगा 3rd नंबर, जहांगीर की थी, है ना, जहांगीर की थी। यहाँ पर ऑप्शन आपका कौन बनेगा? यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, जहांगीर हो जाएगा, ठीक है। जहांगीर की आपकी प्रिय पत्नी थी ये, ठीक है। और 1611 से लेके 1627 तक कह सकते हैं मुगल साम्राज्य की सामग्री आपकी रही थी ये, है ना। चलिए और अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है तराइन का युद्ध वर्ष में लड़ा गया। अब देखो इसमें तराइन का ना प्रथम दिया है ना द्वितीय दिया है, लेकिन ऑप्शन में तो आपको एक ही चीज दिया होगा ना, कौन सा? 1191। ऑप्शन आपका बनेगा कौन सा? यहाँ पर आपका सी बनेगा 1191। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, है ना, हुआ था, जिसमें से कह सकते हैं पृथ्वीराज चौहान जीत गया था, है ना, मोहम्मद गोरी हार गया था। लेकिन तराइन का जब दूसरा युद्ध हुआ तो उसमें क्या हुआ? परिणाम उल्टा हो गया, मोहम्मद गोरी जीत गया और पृथ्वीराज चौहान हार गए, ठीक है। अगले प्रश्न आपसे पूछा है कि वर्ष 1749 में तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? तड़ित चालक का आविष्कार जो किया था वो किसने किया था? तड़ित चालक आपने सुना है या नहीं सुना है? सुना है। विद्युत क्षण का जो सिद्धांत, ये आपने होगा बेंजामिन फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन है। ऑप्शन यहाँ पर बनेगा कौन सा? यहाँ पर ये हो जाएगा बेंजामिन फ्रैंकलिन, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर संविधान का निर्माण करने वाला प्रथम देश कौन था? बताइए संविधान का निर्माण सर्वप्रथम जो हुआ था कहाँ पर हुआ था? सर्वप्रथम जो आपका हुआ था कहाँ पर हुआ था? तो आपके इंग्लैंड में, याद रखिए इंग्लैंड में सर्वप्रथम आपका कह सकते हैं निर्माण हुआ था। लिखित संविधान की बात करें तो आपके यूएसए में हुआ था, ठीक है। सबसे बड़ा पूछे तो आपका यहाँ पर भारत में है, ठीक है। अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि विषाक्त मास्टर्ड गैस होती है ना, विषैली मास्टर्ड गैस, जिसे मार्स गैस भी बोलते हैं, इसे मार्स गैस भी बोलते हैं, याद रखिए इसे मार्स गैस भी बोलते हैं, जो कि यहाँ पर आपकी कौन सी हो जाएगी? मस्टर्ड गैस, मार्स गैस होते हैं ना, सुना है। तो आपका हो जाएगा, कह सकते हैं ये आपका जो गैस होती है ये आपकी एक द्रव में होती है ना, हमने आपको बताया भी था, जैसे दलदली स्थान है ना, दलदली स्थान में होते हैं बुल्ले, जैसे बुलबुले वगैरह निकलते रहते हैं, उन्हें से वो गैस निकलती रहती है, ठीक है। अगला प्रश्न आते पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम अर्थात UN, है ना, UNEP UNDP, है ना, का मुख्यालय जो आपका UNDP होता है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण मुख्यालय, नहीं ठीक है ये है UNEP इन्वायरमेंटल, है ना, इन्वायरमेंटल। तो यहाँ पर आपका 137 का ऑप्शन आपका बनेगा नैरोबी है, याद रखिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण का जो आपका है वो आपका अलग हो जाता है, UNDP अलग है ना, ये आपका है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण, है ना। तो आपके नैरोबी में है, कहाँ पर भाई? तो आपके नैरोबी में है, नैरोबी में, ठीक है। नैरोबी कहाँ पड़ता है? केन्या, केन्या के नाम सुना है, केन्या, ठीक है, वहीं पर आपका है। और अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, वेलोड्रम किस खेल से संबंधित है? वेलोड्रोम किस खेल से संबंधित है?
ये जो आपके संबंधित है साइकिलिंग से, किससे संबंधित, साइकिलिंग से संबंधित है। ऑप्शन आपका डी बनेगा, साइकिलिंग से संबंधित है वेलोड्रम। ठीक है, ये जो आपका साइकिल के लिए प्रयुक्त मार्ग होता है ना, जो मार्ग होता है ना साइकिल जहाँ जिसमें चलाते हैं, तो उसी तो आपका होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे पूछा गया है कर आपसे कि माउंट बेटन योजना जून 1947 ने निम्नलिखित में से किन या किस प्रांत में लोक निर्णायक संस्तुति की थी। देखिए 1947 में माउंट बेटन है ना, माउंट बेटन आए थे, इसलिए वो योजना भी हो गई थी। इस योजना के तहत जो आपका हुआ था वो आपका क्या हुआ था, तो उसमें से जो संस्तुति की गई थी आपके सिंध प्रांत को भी, बलूचिस्तान को भी और जो पश्चिम सीमांत प्रांत है, ये तीनों को था। तो ये सभी आपका हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी बनेगा। ठीक है ना, है। चलिए धन्यवाद सभी को, राधे राधे, जुड़ने के लिए सभी को।